जयंतीलाल एक कारोबारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का कारोबार डालूं। वैसे ख्याल तो अच्छा है। किसी को तलाशना होगा जो नाश्ते की कोई चीज बेहतरीन बनाता हो। मैं एक खातून को जानती हूँ, वो बेवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम लजीज, खाते ही खरीदारों का हुजूम लग जाएगा। वो हमारी दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है। उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, फिर वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उससे कह दो, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही रोज भवानी सीता से मुलाकात करने अपने गांव गई। अरे आप तशरीफ लाइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप फरमाइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ कहिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि शहर में भी तू अपनी दुकान में दही कचौरी बनाकर फरोख्त कर। जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है बाजी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपने जरूरियात के सारी चीजें बांध ली और भवानी के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में दही कचौरी बनाने का और फरोख्त करने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक खरीदार ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपके दुकान की दही कचौरी तो बहुत ही लजीज है। हाँ हाँ मुझे इल्म है। सीता के दही कचौरी का जायका कई खरीदारों को पसंद आया। एक हफ्ते बाद भवानी मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। शुक्रिया बाजी। ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे! खरीदारों को सीता की बनाई दही कचौरी बेहद पसंद आई। अच्छा है। सीता और उसका बेटा श्याम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर फरोख्त किया करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दे दिया करती थी। कुछ माह तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रोज जयंतीलाल के जहन में एक ख्याल आया। दिन ब दिन हमारे मुनाफे में इजाफा ही होता जा रहा है। वो तो है, लेकिन ये मुनाफा हमें आधा ही हासिल होता है। हाँ, लेकिन इसमें कर भी क्या सकते हैं। सीता के हाथ में हुनर है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी फरोख्त हो रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने गई। क्या हुआ बाजी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तुम्हें तो इल्म है। ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूंगी, रोज के 300 रुपए। बाजी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? मालूम होता है तेरे दिल में लालच आ गया है। लालच मेरे दिल में नहीं, आप में आया है बाजी। अब जब आपकी दही कचौरी ज़्यादा फरोख्त होने लगी है, तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने की तरकीब लगा रही हैं। अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है बाजी? मैं तो बस अपने हक की बात कर रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुंचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। अम्मी, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा ले? थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं अम्मा। सीता और श्याम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीद ली और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर फरोख्त करना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर खरीदार आने लगे और उसके दही कचौरी के जायके की तारीफ भी करने लगे। बाजी, आपकी दही कचौरी बेहद लजीज है। शुक्रिया, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल, आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी बाजी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है अम्मी। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सीता और श्याम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी फरोख्त करते रहे। दिन ब दिन उनके खरीदार बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और श्याम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी वजह उनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी खातून को काम पर रख लिया था। अरे बाजी, बुरा मत मानना, इसका जायका पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का जायका अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोग कायदे से बात तक नहीं किया करती थी और इसी वजह से उनका कारोबार डूबने लगा था। एक ही माह में खरीदार कम हो गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वो भी हासिल नहीं हो रहा था। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी की दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर लगाकर कुछ तो आमदनी कर लूंगा। शायद यही वाजिब रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और श्याम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सीता और श्याम की मेहनत रंग ला रही थी और वहीं लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से बेहतर कुछ भी नहीं। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा हो चुका होता, लेकिन लालच ने उनकी कश्ती डुबो दी। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियां के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई, मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियां। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियां के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियां की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियां।
अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहां आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल मुआफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहां से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ। मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहां से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया। इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने दो पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया,
आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहां आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल मुआफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहां से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा। इतना पक्का है अब्दुल मियाँ? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहां से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया। इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी।
मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। नागपुर कस्बे में पिंकी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो कस्बे में एक मदरसे के बाहर बर्गर कचौड़ी बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। मदरसे की छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौड़ी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौड़ी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे बच्चे कचौड़ी बर्गर बड़े ही मजे से खाते थे। इतना ही नहीं, उस कस्बे के लोग भी वो कचौड़ी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों के कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। शुक्रिया काका। मदरसे के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री बहुत कम होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बेहद जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौड़ी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार अम्मी का ख्याल रखती थी। जानती है अम्मी, आज मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाकर लोगों ने बेहद तारीफ की और मेरे सारे कचौड़ी बर्गर बिक गए। ये तो बेहद अच्छी बात है। मैं मालिक से दुआ करूंगी कि तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी दवाखाना में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से वो कचौड़ी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपनी दुकान की तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौड़ी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रेखा दीदी, कचौड़ी बर्गर दे दो मुझे 1 प्लेट। अभी देती हूँ, जरा रुक जा। उसके हाथ के कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौड़ी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौड़ी बर्गर खा के तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसे कचौड़ी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी को पसंद नहीं आए। उधर पिंकी की अम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं और पिंकी दूसरे ही दिन कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाए बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौड़ी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे कस्बे वाले और सारे बच्चे वहाँ कचौड़ी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर किसी ने नहीं खाए। और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई, इसे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौड़ी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को कस्बे के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बेहद खुश हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौड़ी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं अपनी अम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौड़ी बर्गर तो कोई लेगा ही नहीं।
ऐसा इस कचौड़ी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया। एक बाबा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के करीब आते हैं। बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर मैं आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे करीब आ गया। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए। आप कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बाबा को पिंकी का रवैया बेहद अच्छा लगता है और वो बाबा उस कचौड़ी बर्गर को देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज मैं कचौड़ी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरी कचौड़ी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौड़ी बर्गर में मिलावट? तुम मुझे जरा खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौड़ी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौड़ी बर्गर अपनी अम्मी को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौड़ी बर्गर उसकी अम्मी खाती है, उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना ही मेरी तबीयत बिगड़ी। क्या अम्मी, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौड़ी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारे कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात कस्बे में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा कचौड़ी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौड़ी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ में नहीं आती। अगले दिन बाबा पिंकी के पास फिर से आते हैं। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे बाबा, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, और कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बाबा एक परी के रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बाबा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी शराफत देखकर मैं बेहद खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे कचौड़ी बर्गर को एक जादुई कचौड़ी बर्गर के रूप में बदल दिया था, जिससे जो भी शरीफ इंसान वो कचौड़ी बर्गर खाएगा, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बेहद खुश हो जाती है और शुक्रिया कहती है। वो जादुई कचौड़ी बर्गर से अपनी अम्मी और सारे लोगों की बीमारी ठीक करती है।